वेलकम टू कंपाइल करो। आज हम डीप लर्निंग के बेसिक्स के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली डीप लर्निंग होता क्या है, ठीक है। तो काफी सारी कॉम्प्लेक्स चीजें होती है डीप लर्निंग के अंदर। तो आज हम वन बाय वन एक बेसिक चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको एक बैकग्राउंड का आइडिया मिले बेसिकली कि एक डीप लर्निंग का जो एंड टू एंड आर्किटेक्चर है, ठीक है, वो कैसे काम करता है, उसमें किस किस तरह के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, जिसके बेसिस पे आप फ्यूचर की लर्निंग को इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं और इजीली उन चीजों को सीख सकते हैं और उनके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम डीप लर्निंग के बेसिक्स के बारे में पहले सीखने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे बोर्ड पे देखेंगे तो आपको काफी सारी चीजें दिखाई देगी। तो सबसे पहले मैं फोकस करने की कोशिश करता हूँ कि डीप लर्निंग में होता क्या है। तो बेसिकली आपके पास में दो तरीके का डेटा होता है, आप इसको ऐसे जानो। आपके पास एक टेक्स्ट का डेटा होता है और एक आपके पास में डिजिटल डेटा होता है। डिजिटल डेटा की अगर मैं बात करूं तो आपके पास इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है। अगर टेक्स्ट की मैं बात करूं, टाइम सीरीज का डेटा हो सकता है, ठीक है। सो आप टेक्स्ट के डेटा को कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक है। डिजिटल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या तरीका होता है, इसको पिक्सल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पिक्सल फॉर्मेट में डिजिटल डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई फोटो है, ठीक है, उसमें मान लीजिए कोई पेड़ बना हुआ है ऐसे करके, ठीक है। पेड़ नहीं है मुझे पता है, लेकिन आप मान के चलो, सपोज करो, ठीक है। अगर ये पेड़ बना हुआ है, अब इस वाले पेड़ को अगर इस फोटो से मुझे पता करना है कि इसमें कौन सा पेड़ है, तो उसके लिए फिर मुझे पिक्सेल्स की मैट्रिक्स बनानी पड़ेंगी। तो पूरा का पूरा जो डीप लर्निंग होता है ना, मैट्रिक्स पे काम करता है, ठीक है। पिक्सेल्स की मैट्रिक्स होती है, उस पे काम करता है। और इन मैट्रिक्स की जो साइज होती है वो डिफाइन करनी पड़ती है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे 3x3 की भी मैट्रिक्स होती है, 5x5 की भी मैट्रिक्स होती है। तो किस वे में आउटकम मुझे चाहिए, उसकी बेसिस पे ये मैट्रिक्स की जो साइज है वो डिसाइड होती है, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास में दो तरीके का डेटा होता है, टेक्स्ट होता है और डिजिटल डेटा होता है। डिजिटल डेटा को अपन पिक्सल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं और टेक्स्ट के डेटा को कैटेगरी फॉर्मेट में, मतलब कैटेगराइज करके रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जो आपने मैट्रिक्स बनाई है पिक्सल की, इसको बोलते हैं कर्नेल, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल, तो आपके पास में कुछ प्री डिफाइंड कर्नेल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अल्फाबेट्स को अगर रीड करना है किसी फोटो से, किसी इमेज से, किसी वीडियो की फ्रेम से, तो आपके पास ए, जो आपके पास में कैरेक्टर होगा ए, इसका कुछ कर्नेल डिसाइड होगा। और आपने जो फोटो दी है तो उसको छोटे छोटे कर्नेल्स में पहले ब्रेक करा जाता है, फिर मैपिंग करने की कोशिश करी जाती है कि किस कर्नेल के नियरेस्ट है ये वाली चीज। सिंपल भाषा में समझो, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपके पास इमेज आती है उसको आप पिक्सेल्स में ब्रेक करते हैं, उससे मल्टीपल कर्नेल्स आप बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे आप, ठीक है। तो कर्नेल्स होते हैं 3x3 के, 5x5 के, 7x7, 9x9 के भी होते हैं। वो डिसाइड करते हैं किस तरीके से होता है, जितना छोटा होगा उतना एक्यूरेटली के साथ जाता है। तो बेसिकली 3x3 एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स साइज होता है कर्नेल के लिए, ठीक है। अब जो कर्नेल होता है वो कैसे काम करता है उसको अपन समझेंगे, ठीक है। उसके साथ में यहाँ पे इन तीनों चीजों पे फोकस करता हूं, फीड फॉरवर्ड पे, रिकरेंट पे और कन्वोल्यूशनल लेयर पे। तो बेसिकली डीप लर्निंग में ना तीन अलग अलग लेयर्स होती है, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो, है ना। तो ये एक अलग तरीके से काम करता है, ये अलग तरीके से काम करता है, ये अलग तरीके से काम करता है। जो अभी अपन ने बताया कि जो मैट्रिक्स वाला है, जो कि पिक्सल फॉर्मेट में इमेज डेटा को रिप्रेजेंट करता है, कर्नल, तो कर्नल का यूज करता है कन्वोल्यूशनल लेयर। तो सबसे फेमस लेयर यही होती है, CNN, जिसके बारे में आप जानोगे, ठीक है। एक होता है रिकरेंट। रिकरेंट में होता है क्या है कि आपके प्रीवियस का जो आउटकम्स होता है ना, ये जो इनपुट होता है उसको याद रखा जाता है, रिकरेंट। तो मतलब प्रीवियस लेयर के जो आउटपुट होगा वो नेक्स्ट लेयर के अंदर इनपुट की तरह जाएगा, मतलब आप उसको मेमोरी में स्टोर करके चल रहे हो, ठीक है। रिकरेंट उसको बोलते हैं। फीड फॉरवर्ड में क्या होता है, ये यूनिडायरेक्शन होता है, जिसमें इनपुट टू आउटपुट की तरफ आप एक ही डायरेक्शन में जा सकते हो और बीच में आपके पास में हिडन लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग मैकेनिज्म्स होती है डीप लर्निंग की। तो बेसिकली आज हम जो फोकस करेंगे वो इसके ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि काफी स्ट्रक्चर वे में इस चीज को डिजाइन किया गया है, काफी इफिशियंट है ये, और काफी कॉम्प्लेक्स जो आपके पास में थीम्स होती है उसको इजीली डिटेक्ट कर लेती है, ठीक है। तो कन्वोल्यूशनल जो लेयर होती है, आप उसमें उसके बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मर हमने जाना, LLM के लिए ट्रांसफॉर्मर होता है जो कि अटेंशन मैकेनिज्म पे काम करता है, राइट। उसी तरीके से और भी काफी सारी चीजें होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो बताया एक बेसिक नॉलेज के लिए बताया है, ठीक है। जो कर्नेल होते हैं कन्वोल्यूशनल लेयर के अंदर यूज होते हैं बेसिकली, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में आती है स्ट्राइड। तो स्ट्राइड आपके पास में क्या होता है कि आप जो आपकी मैट्रिक्स है जो 3x3 की, फॉर एग्जांपल ये आपके पास में पूरे इमेज की एक मैट्रिक्स है, मान के चलते हैं, ठीक है। और आपके पास मान लीजिए ये कर्नेल है एक, ठीक है। इसको आप इधर मूव कैसे कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप इधर मूव कैसे कर रहे हैं, वन पोजीशन से मूव कर रहे हैं कि दो पोजीशन से मूव कर रहे हैं, ये डिसाइड करना होता है कि जिससे आपको बेटर आउटकम कैसे मिलता है, ठीक है। और इसके साथ में होती है पुलिंग। तो बेसिकली जब आप पुलिंग करते हो तो पुलिंग में आपके पास एवरेज पुलिंग होती है, मैक्स पुलिंग होती है, मिन पुलिंग होती है, ठीक है। तो बेसिकली जब आप पुलिंग करने जाएंगे और आपने स्ट्राइड की वैल्यू को 1 रखा, तो बेसिकली एक पोजीशन से इधर खिसकेगी, तो पहली मैट्रिक्स तो आपके पास ये होगी, दूसरी मैट्रिक्स आपके पास में ये होगी, ठीक है। इसका आप क्या निकालेंगे, अगर मैं मैक्स पुलिंग के थ्रू जा रहा हूं तो इस वाली मैट्रिक्स में मैक्स कौन है, इस वाली मैट्रिक्स में मैक्स कौन है, इस वाली मैट्रिक्स में मैक्स कौन है। तो बेसिकली आपके पास में
तीन की लेयर बन जाएगी, 1 2 3, तीनों मैक्स आ जाएंगे ऊपर स्लाइडिंग विंडो की तरफ अगर आप जाएंगे तो, ठीक है। इसको बोलते हैं स्ट्राइड, किस पोजीशन से आप मूव करते हो। एक होता है पूलिंग, मतलब पूलिंग के थ्रू आप क्या करते हो कि अगर मान लीजिए आपको डेंसिटी बढ़ानी है पिक्सल्स की, है ना, आपको बेसिकली एक फीचर, फाइनल फीचर निकालना है, तो समझ के चलो कि आपके पास में मल्टीपल करने से मल्टीपल मैट्रिक्स थी, उसमें से काम का फीचर मेरे लिए कौन सा है, उसके लिए पूलिंग का यूज किया जाता है, ठीक है। इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली आपके पास में एक बड़ी सारी इमेज थी, बड़ी बड़ी वाली मैट्रिक्स थी, 10 बाय 10 की मैट्रिक्स थी, उसके अंदर से मुझे कौन सा फीचर एक्सट्रैक्ट करना है, मेरे पास इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा है उसके कैलकुलेशन में, उसको निकालना है, ठीक है। उसके लिए पूलिंग का यूज किया जाता है और स्ट्राइड जो होता है वो हेल्प करता है स्लाइड करने के लिए, कितने वैल्यू से मुझे स्लाइड करना है आगे, ठीक है। उसके बाद आता है एक्टिवेशन फंक्शन। तो बेसिकली सबसे क्रिटिकल फैक्टर होता है किसी भी न्यूरल नेटवर्क के आर्किटेक्चर में एक्टिवेशन फंक्शन। इसका रिजल्ट, इसका यूज क्यों होता है, पहली बात, क्योंकि जब आप न्यूरल नेटवर्क में जब लर्न करने के लिए जाते हैं, किसी चीज को सीखने के लिए जाते हैं, तो लीनियर वे में काम करता है। लेकिन जब आप किसी भी डिजिटल डेटा पे काम करते हो तो आपको एक शेप को प्रिडिक्ट करना होता है कि यार ये डॉग की शेप है, ये किसी डिफरेंट एनिमल की शेप है, या किसी पेड़ की शेप है, किसकी शेप है उसको पता करना है। अगर आपको कोई कैरेक्टर है, ए है या बी है, सी है, तो उसके लिए आपको कुछ तो डेविएशन तो ऐड करना पड़ेगा चीजों में, जिससे आपको पता रहे। तो आप उसका एज कैसे कवर करोगे, उसकी कॉर्नर्स को कैसे कैसे पता करोगे, उसके लिए एक्टिवेशन फंक्शंस होता है। अगर एक्टिवेशन फंक्शंस नहीं होंगे तो आप सिर्फ लीनियर लर्निंग करेंगे, जो कि किसी भी काम की नहीं है। आप उसमें किसी शेप को, किसी फोटो के अंदर किसी क्या बोलते हैं पर्टिकुलर आइटम्स को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं। और एक्टिवेशन फंक्शंस के अंदर भी काफी सारे होते हैं, सिग्मोड होता है, 10H होता है, रेलू होता है। रेलू को क्या बोलते हैं, रेक्टिफाइड लर्निंग यूनिट, ठीक है। इसका एक और वर्जन होता है लीकी रेक्टिफाइड लर्निंग यूनिट, और एक होता है सॉफ्ट मैक्स, ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बेसिकली लॉस फंक्शन में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो एक्टिवेशन का मतलब क्या होता है कि आपने जो हर लेयर के पास में जो आपके पास आउटकम आ रहा है ना, उसके अंदर आप एक एक्टिवेशन का फंक्शन लगाएंगे और उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे जिससे वो वाला फीचर काम आ सके आगे, ठीक है। तो हर लेयर के आउटकम के बाद में एक्टिवेशन फंक्शन, जो आउटकम आता है वो एक्टिवेशन फंक्शन के साथ में आता है, जिससे वो आगे आगे जो फीचर, फाइनल फीचर बनेगा उसको कंप्लीट करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद आती है पैडिंग। जब आप कोई भी मैट्रिक्स बनाते हैं तो मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा जो गेम होता है ना डिजिटल डेटा का, वो मैट्रिक्स और पिक्सल के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो बेसिकली जब आपको कंप्लीट कर, आपके पास में कोई डायमेंशन जो है मैच नहीं करनी, फॉर एग्जांपल आपके पास में 3x4 की आपको मैट्रिक्स चाहिए, बट आपके पास 3x3 की है, तो आपने क्या करा, एक लेयर और ऐड कर दी, वो जीरो पैडिंग के साथ बना दी। तो पैडिंग के अंदर भी दो चीज होती है, एक तो होती है सेम पैडिंग, सेम पैडिंग, एक होती है वैलिड पैडिंग। वैलिड पैडिंग में अपन कोई भी पैडिंग नहीं करते हैं, ठीक है, इसको वैलिड पैडिंग बोलते हैं। सेम पैडिंग में क्या होता है कि आउटपुट साइज को सेम रखने के लिए आपको जितनी भी जीरोस लगानी है उसको बोलते हैं आप सेम पैडिंग, ठीक है। दो तरह की पैडिंग्स होती है। तो बेसिकली आप किसी भी डिजिटल डेटा को जब रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो किसी का कॉर्नर डिसाइड करने के लिए, किसी के एज डिसाइड करने के लिए आपको पैडिंग लगानी पड़ती है, जिससे आप एक शेप दे सको चीजों को, ठीक है। उसके बाद आता है लॉस फंक्शन। तो बेसिकली जब आप कोई भी चीज को कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसका एक लॉस जनरेट होता है कि भाई वो एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर पाता कंपेयर टू एक्चुअल वन के, ठीक है, उसको बोलते हैं लॉस। तो बेसिकली लॉस कैलकुलेट करके फिर बाद में वेट को एडजस्ट किया जाता है जिससे लॉस को मिनिमम कर सके। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी डीप लर्निंग के अंदर, कि आपने जो आउटकम प्रिडिक्ट करना है, ठीक है, उसका लॉस मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो उसके दो तरीके होते हैं, तो लॉस मिनिमम होता जाएगा और एक समय के बाद सैचुरेट हो जाएगा, उसके बाद वो कांस्टेंट वैल्यू देने लग जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी एक एक्स वेट के साथ में अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो फाइनल आउटकम जनरेट हुआ होगा, तो फाइनली फिर वो जाके एक लेवल पे सैचुरेट हो जाएगा। इसलिए जो डीप लर्निंग का प्रोसेस होता है ना, ये काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि हर एक लेयर पे आपको एक्टिवेशन फंक्शन भी करना है, आपको लॉस भी निकालना है, फिर आप फाइनली आगे जाएंगे, फिर आप वापस पीछे आएंगे, ठीक है, और फिर फाइनल एक आउटकम जनरेट होगा सैचुरेशन के बाद में। फिर आता है बैक प्रोपागेशन। तो बेसिकली बैक प्रोपागेशन जो आपके पास में मैकेनिज्म्स होती है, वो कैसे काम करती है कि आपके पास में जो फाइनल आउटकम आया है वो एक्चुअल आउटकम से कितना डिफरेंस है उसमें, उसके बेसिस पे आपके जो वेट होते हैं ना, जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के जो वेट होते हैं, न्यूरॉन्स के जो वेट्स होते हैं, उनको एडजस्ट किया जाता है, और किस मैग्नीट्यूड के साथ में उनको एडजस्ट करना है उसके लिए ऑप्टिमाइजर्स होते हैं और एक ग्रेडियंट होती है, ठीक है। बेसिकली जो लॉस आपके पास में है ना, तो लॉस का मैग्नीट्यूड कितना है, किस बेसिस पे मुझे पीछे की तरफ जाना है, ठीक है। तो ग्रेडियंट होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है, एरर ऑफ मैग्नीट्यूड जिसको बोलते हैं। तो बैक प्रोपागेशन में क्या होता है, हम पीछे की तरफ आते हैं और वेट को एडजस्ट करते हैं जिससे मैं लॉस को मिनिमाइज कर सकूं, ठीक है। उसके बाद आता है ऑप्टिमाइजर। तो बेसिकली ऑप्टिमाइजर आपकी लर्निंग रेट को ऑप्टिमाइज करता है, ठीक है, और ये बताता है, जैसे एडम ऑप्टिमाइजर हमने जाना था इन्फेरेंस के अंदर, एक एडम ऑप्टिमाइजर होता है, एडम होता है, आरएमएस प्रॉप होता है। आरएमएस प्रॉप का मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, प्रोपागेशन बोलते हैं इसको, रूट मीन स्क्वायर होता है ये।
तो बेसिकली इसके बेसिस पे क्या करते हैं, लर्निंग रेट को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करते हैं, जिससे हम कम समय में ज्यादा चीजें सीख पाए। ठीक है, और ये ऑप्टिमाइजर जो होता है ये बताता है कि मुझे किस तरह का वेट, किस तरीके से वेट एडजस्ट करना है जिससे मैं बेटर वे में लॉस को कम कर पाऊं, इसलिए ऑप्टिमाइजर होता है। ठीक है, तो बेसिकली ओवरऑल अगर आपने जाना तो ये होता है आपके पास में डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग के अंदर एक फोटो को मल्टीपल मैट्रिक्स और पिक्सल्स की वैल्यू होती है 0 से लेकर 225 तक। ठीक है, जो हर एक क्या बोलते हैं कॉलम की जो वैल्यू, रो कॉलम में जो आपके पास में जो इंडेक्स होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 255 तक होती है वैल्यू। ठीक है, उसके बेसिस पे कर्नल्स होते हैं। तो कर्नल्स आपके पास फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए काम में आता है। फीचर एक्सट्रैक्शन, फीचर क्या होता है, जैसे एक आंख हो गया, नोज हो गई, ये फीचर है तो उसको प्रेडिक्ट करने के लिए आपने एक मैट्रिक्स के वे में पिक्सल को रिप्रेजेंट किया होगा, राइट। तो कर्नल्स डिफाइन होते हैं। ठीक है, उसके बाद में स्ट्राइड, किस वे में मुझे आगे मूव करना है, और पूलिंग मतलब कौन सा फीचर मेरे लिए काम का उसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए 3 तरीके होते हैं, मेन, मैक्स और एवरेज पूलिंग। ठीक है, उसके बाद एक्टिवेशन फंक्शन जो आपके पास में होता है वो आपकी नॉन लीनियर लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको एजेस और कॉर्नर्स को प्रिडिक्ट करना होता है उस इमेज के अंदर, जैसे आप बेटर वे में शेप को डिटेक्ट कर पाए। ठीक है, उसके लिए एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो आपका पूरा डीप लर्निंग का आर्किटेक्चर जीरो है, किसी भी काम का नहीं है आपका वो। ठीक है, उसके बाद में पेंडिंग आ जाएगी जब आपको आउटकम को एडजस्ट करना होगा। इनपुट जब आपके पास में जो है प्रॉपर फॉर्मेट में अगर नहीं आ रहा है तो आप उसको पेंडिंग डाल के एडजस्ट कर सकते हो। लॉस, एक्चुअल से कितना डिफरेंस है उसको लॉस बोलते हैं। बैक प्रोपागेशन में आपको वेट को जाके एडजस्ट करना है और लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है। ऑप्टिमाइजर क्या काम करता है, ऑप्टिमाइजर वो वेट कितना होना चाहिए, ठीक है, प्रीवियस लर्निंग के बेसिस पे, उसके बेसिस पे वेट को एडजस्ट करता है। इसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजर, जो कि लर्निंग रेट को ऑप्टिमाइज करता है। तो पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे तो इसको बोलते हैं डीप लर्निंग। ठीक है, इसमें कन्वोल्यूशन लेयर भी होता है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क भी होता है, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क भी होता है। ठीक है, इसके बाद में कुछ एडवांस मैकेनिज्म्स होती है, ट्रांसफॉर्मर जो कि अटेंशन मैकेनिज्म पे काम करते हैं। अटेंशन में क्या होता है कि आपके पास में की वैल्यू और क्या बोलते हैं क्वेरी होता है। तो क्वेरी यूजर का इनपुट होता है, की जो वर्ड आपको प्रिडिक्ट करना है वो होता है, वैल्यू जो फाइनल आपने प्रिडिक्ट किया है वो। की का मतलब क्या होता है कि कितना सेंस बनाता है यूजर की क्वेरी के साथ में। वैल्यू क्या होता है, फाइनल आउटकम आपके पास में होता है। उस वे को फिर आप आगे लेके जाते हो और मेमोरी में स्टोर करते हो, जिससे आपको मैक्सिमम कंप्यूटेशन बच जाता है। ठीक है, इस तरीके से पूरा का पूरा जो डीप लर्निंग होता है वो इंटरनली काम करता है। ठीक है, इसके बाद में आपको कभी भी डीप लर्निंग में समझने में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ये सारे फंक्शंस जो होते हैं मैथमेटिकल होते हैं, इनके कुछ डिफाइंड फॉर्मूलाज होते हैं, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। इनको अपन फ्यूचर सेशंस में कभी कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी मैथमेटिकल वे में इनको डिफाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि फिर आप समझ नहीं पाएंगे। तो आप बेसिकली पहले थ्योरी समझने की कोशिश करें कि एक्चुअली में डीप लर्निंग का आर्किटेक्चर क्या होता है। ठीक है, तो आपके पास इनपुट लेयर होगी, हिडन लेयर्स होगी और आउटकम लेयर होगी। ठीक है, तो सारा गेम जो होता है हिडन लेयर्स के अंदर भी होता है, क्योंकि हिडन लेयर्स ही सारे न्यूरॉन्स होते हैं, मल्टीपल न्यूरॉन्स हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे ये काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि हर एक लेयर के अंदर आप कैलकुलेशंस करते हैं और ये सारी फंक्शनलिटीज काम करती है। ठीक है, इसको बोलते हैं डीप लर्निंग। इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में, और इस वाले चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।